प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ऑनलाइन क्लास के लिए प्लेटफॉर्म पे, है ना। इसमें हम लोग आज सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करने जा रहे हैं हम लोग, जिससे सभी बच्चे, लगभग 80% बच्चे जो है डरते हैं, और उस डर को ही दूर भगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। और जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी क्लास 10 की। ज्यादातर बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अभी तक देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को क्रॉस लगता है ड्यू टू प्रॉपर गाइडेंस या बढ़िया प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से। मैथ्स में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उसको जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम आपकी समस्याएं रह जाएं या उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग आए हैं। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर हम लोग जो है इसमें बेहतर से बेहतर करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि मैथ्स के क्लास 10 में हम लोग आज देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है चूंकि, तो इसमें हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को इसके पूरे सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है, जो बोर्ड के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जो है सारे चैप्टर्स का कितना कितना महत्व है, और सारे चैप्टर्स क्या क्या हमारे जीवन में जो है महत्व रखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में पहला सेक्शन जो है हमारा है अलजेब्रा। तो पहला सेक्शन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज को 5 क्लास से हम लोगों ने इसको देखा है, नंबर सिस्टम को। और तो इसमें जो है नंबर सिस्टम में मुख्यतः हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याओं में जो आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है, उन सब चीजों को हम लोग ज्यादा, उनसे संबंधित जितने भी संक्रियाएं हैं उनको इसमें हम कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। दूसरा है आपका अलजेब्रा सेक्शन। इस सेक्शन से आप लोगों को कम से कम 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। दूसरा सेक्शन है आपका अलजेब्रा सेक्शन, जिसमें अलजेब्रा में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा जरा सा, अलजेब्रा में कितने पार्ट्स हो रहे हैं। एक आ जाता है आपका पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। दूसरा आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा हो जाता है आपका एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो एक एक करके जरा सा चर्चा करते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग बहुपद, नाम से ही क्लियर है कि बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों। बहुपद के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जरा सा हम लोग यहाँ ध्यान दें कि
कभी आपने ये देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जितने भी इक्वेशंस आते हैं, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में जो आते हैं, ये सारे इक्वेशंस जो हैं बहुपद की इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण में, सॉरी, दो पॉलिनोमियल में ये चीज देखेंगे कि कैसे हम इन सब समीकरणों का शून्यक कैसे प्राप्त करेंगे। शून्यक प्राप्त करने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, जो शून्यक प्राप्त होता है, तो जब भी द्विघात समीकरण रहता है, तो द्विघात समीकरण में हम लोग क्या होता है कि कम से कम दो जो है शून्यक प्राप्त होते हैं हर स्थिति में। तो उसको पहले वाले को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा, ठीक है। और इन्हीं से संबंधित जितने भी चीजें हैं, जैसे शून्यक जो प्राप्त हुए, उन शून्यक को अल्फा, इनका हम योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये सारी चीजों पे हम सारे ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन जो आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे नहीं बन पाते हैं, उसको हम लोग इजी करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट सेक्शन की बात करें अगर, तो हम लोग देखते हैं बहुपद के बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग देखते हैं x और y, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि x और y से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बहुत सारे बनाए होंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 50, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। हाँ, इस तरह का जो है हम लोग सारे जितने भी प्रश्न हैं दो 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 चर वाले हैं, जिसमें मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि दो कुर्सियां और चार टेबल का मूल्य 500 रुपया है, और तीन कुर्सी और दो टेबल का मूल्य 400 रुपया है। तो आपको उसमें से अगर पूछा जाए तो ये चीज बताना है कि आप जो है उसमें अलग अलग जब पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि कुर्सी और टेबल का अलग अलग मूल्य क्या है, तो इससे हम लोग इसी से निर्धारण करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि अगर x प्लस वाई कर रहे हैं तो 50 है, और x माइनस वाई कर रहे हैं तो 20 है। इसमें हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों विधि है, बहुत सारी विधियां हैं इसमें, वो विधियों का भी अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इनका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2, और उसके साथ क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे समीकरण। अब चूंकि ये समान है, x का वैल्यू सेम है, यहाँ भी x का y का, इसमें कोई कोफिशिएंट अलग से नहीं दिया हुआ है 2x या 3x या 4x, नहीं तो हम लोग क्या करते, बराबर करके करते। वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी जरा सा ये ध्यान देना है कि x प्लस वाई बराबर 50 है और x माइनस वाई, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस 2 लिखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बातें क्या है कि अगर बात होती है कि समीकरण 1 में से 2 घटाना है, तो हम लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन, चूंकि प्लस साइन है
यहाँ माइनस साइन है तो प्लस कर देंगे, ये माइनस साइन है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये वाई वाई 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना आ गया 30, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 30/2, इसका मतलब हो गया 15। y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरी ओर देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका x है, x प्लस y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू हम लोग निकाला है 15 और ये इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 35। x का वैल्यू क्या आ गया 35, यानी हमारा क्या दो वैल्यू आ गए, दो वैल्यू हमारे आ गए, x इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से जो है x और y का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो इसमें कई विधियां हैं, इन सभी विधियों पे हम लोग चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर कराएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो सेक्शन है हम लोगों का, जिसमें इसमें ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग जो है ये क्या नाम है वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिया रहता है, उसका हम लोग क्या करते हैं संख्यात्मक निरूपण करके उसको हल करते हैं। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग देखेंगे कि केवल द्विघात समीकरण की ही बात करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इस तरह से जो है हम लोग चीजें देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, हर समय जो होगा इस पूरे चैप्टर में हर हाल में क्या होगा, घात जो है 2 होगा, यानी कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण की ही बात करेंगे, इसमें कोई त्रिघात या अलग कोई भी क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें नहीं करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरणों को हल करते समय इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पहले हम लोग जो 8 क्लास में पढ़ते थे, 9 क्लास में पढ़ते थे, उसमें द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ज्यादातर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे। और उसमें क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि यहाँ पे क्या है, जो नंबर है 8 है अगर, तो ये जो नंबर है बीच में 2x, तो 8 ऐसे दो नंबर्स की संकल्पना करते थे या निकालते थे, जिसमें कि हम लोगों को क्या करना था, गुना करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे 2 आए। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग क्या करते थे, किसी भी इक्वेशन का निकालते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाली नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को द्विघात समीकरण के जो मुख्य जो सूत्र हैं उसको जो है हम लोगों को यूज करना पड़ता है, और उससे हम लोग उसका हल निकाल पाते हैं। जैसे इसी को अगर द्विघात समीकरण से हमको बनाना है, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसका मतलब ये है, ये किस चीज के फॉर्म में है, तो हम लोग देख रहे हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। यहाँ पे अगर देखें तो ए के जगह पे क्या है, ए का हम वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब
1 है, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे लिए 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया 2, c इज इक्वल टू क्या आ गया -8। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट करके वैल्यू निकालेंगे, जैसे -b, तो -b क्या हो गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर अब -4ac, 4 इंटू a यानी 1 इंटू c -8, है ना। इस तरह से हम लोग जो है अब बाई 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 1। अब इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा 4, 8 4 12, अब बाई 2 आ गया। अब क्या आ गया इसके लिए x इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आया हमारे सामने, एक आ गया -2 प्लस और प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ गया 16 बटा 2, इसका मतलब हो गया यहाँ -2 हो गया, एक x इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना होता है, रूट 16 का हम लोग वैल्यू जान रहे हैं कि रूट 4 इंटू 4 यानी 4 आ गया मेरा, 4 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई 2 कर देंगे। अब क्या हो गया x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 बाई 2 और एक हो गया x इज इक्वल टू -2 -4 बाई 2, यानी एक वैल्यू क्या आ गया 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 यानी क्या आ गया 1, और एक वैल्यू क्या आ गया -6 बटा 2 यानी -3। तो ये x का जो हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से हम x का वैल्यू कैसे निकाल दिए बहुत अच्छे से। और द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से जो भी आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है अगर वो नहीं टूटता है तो आप द्विघात समीकरण के फॉर्मूले को यूज कीजिए, जरूर आपका रूट टर्म में भी होगा तो वो टूट जाएगा और आपको आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण का वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू एक 1 और एक -3, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये द्विघात समीकरण हुआ, और द्विघात समीकरण में हम और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, वो जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखते हैं कि उसी में जो है अलजेब्रा का ही ये पार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं आपका एपी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए अलजेब्रा जो है आपके जो सिलेबस हैं और उसमें सबसे मेजर पार्ट है, और अलजेब्रा के जितने भी सेक्शन है अगर आपने बढ़िया से कर लिया तो मतलब समझिए कि आपका पासिंग मार्क्स तो वहीं से मिल रहा है, केवल वहीं से आपका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। 30 मार्क्स का जो है 30 से 40 मार्क्स जो है आसानी से आप अलजेब्रा पूरे अलजेब्रा से कवर कर सकते हैं। एपी एक जो है चूंकि आप लोग इसके बारे में इंट्रोड्यूस पहले से नहीं होंगे और ये 10 में ही बताया जाता है, तो एपी हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब आप कहिएगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं आया, नया चैप्टर है पता नहीं चल रहा है कैसे, एकदम जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 इस तरह का पैटर्न चलते जा रहा है। अगर मैंने ये बोला कि बताइए कि 100वां टर्म कितना होगा, इसमें 100th टर्म कितना होगा, 100th टर्म अगर निकालना हो तो आप जरा सा यहां ध्यान दीजिएगा, इसी तरह 1000 टर्म भी हो सकता है, 200 टर्म भी हो सकता है, तो हम लोग तो इतना करेंगे नहीं, चलो ठीक है यहाँ तो हम लोग इजी मार्क्स नंबर ले लिए तो चलो बात अलग है। अगर हम लोग कोई बिग नंबर ले लें और बिग नंबर में फिर उसका सीरीज उतना करते करते हमको 1000 टर्म निकालना हो, 99 100 टर्म निकालना हो तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान जो है आप एपी के थ्रू बहुत आसानी से कर लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताता हूं
कि जैसे देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना रहता है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं उनको एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। और फॉर्मूला होता है जो ए एन इज इक्वल टू या टी एन, ए एन या टी एन लिखा होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, वही हुआ nth टर्म की बात हो रही है। टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, यानी 1 से 3 के बीच में 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए, यानी ये 2 कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सब में सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये एपी नहीं हो सकता है, दिमाग में रखना है। फिर उसमें एपी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लेकिन हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एपी का फॉर्मूला जब भी हम लोग एपी की बात करेंगे तो उसमें कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए, यानी डी का मान जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब ये कॉमन डिफरेंस को जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दो दो जो आया है वो हमारा डी है, डी बराबर क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जरा सा इसको हम देखते हैं बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं हम लोग जरा सा। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि टी एन इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए, अब हमको ध्यान देना है कि टी एंथ टर्म यानी कौन सा टर्म निकालना है, 100 टर्म निकालना है, तो टी 100 यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या करना है, ए हमारे लिए यहाँ पे क्या है, तो ए इज इक्वल टू है मेरे लिए 1, ठीक है, और उसके बाद यानी ए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी, ए मेरे लिए क्या हो गया 1, अब प्लस हो गया एन कितना है यानी 100 है, एन का मान कितना है 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे माइनस वन, और इंटू डी, डी कितना है, डी हम लोगों को यहाँ पे 2 है, तो डी 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्या आ गया मेरा 1 प्लस 99 इंटू 2, हाँ, अब क्या हो गया 1 प्लस 198, तो ये क्या हो गया 199, ये आपका 100 टर्म का आंसर आ गया। यानी इससे हम लोग देखिए कितना इजी वे में एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के और 100 टर्म की गणना कर लिए कि इस 100 टर्म में कितना वैल्यू आएगा। और यही तक नहीं, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये इन सब चीजों का प्लस भी हम लोग इसी क्रम में जब इसका हम लोग सम देखेंगे तो आसानी से 100 टर्म तक या 1000 टर्म तक आसानी से हम कर लेंगे। तो ये सारे अलजेब्रा के सेक्शन है। उसके बाद आती है जो बात, उसमें हम लोग देखते हैं, उसके बाद आती है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ध्यान देंगे, पहले 9 क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी हम लोग की कोई भी ग्राफ प्लॉट करना रहता है तो x और y जो हम लोग देते हैं ये हमारे लिए x हो जाता है और ये y हो जाता है। तो कोई भी अगर पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का वैल्यू हो गया यहाँ से मान लीजिए ये 1 2 3 पे है और ये 1 2 3 4 पे है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ वाले को 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये क्या आएगा, इसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं x और y के टर्म में, यानी
यानी क्या लिखेंगे 3,4, जिसमें x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा और y जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इन दोनों को मिला के हम लोग जो है क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, भुज और कोटि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं और हिंदी में, और इसको बोलते हैं कोटि, और दोनों मिला के हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का बात करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है। और इसी निर्देशांक ज्यामिति के सहायता से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ है, वाई एक्सिस पे कहाँ है। अब मुख्य बात आती है कि 10th क्लास में, आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा है, इसमें आपने 9th में जो पढ़ा है उसमें आप क्या करते थे कि प्लॉटिंग करते थे, कि जैसे कोई -3/4 है, 3,4 है, तो वो कहाँ पे होगा। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं। थोड़ा सा मैं वहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं इसमें हम लोग क्या करते थे, ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ करता था, प्रथम चतुर्थांश होता था क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये थर्ड था, और ये फोर्थ था। इसमें नंबर क्या आता था, यहाँ पे साइन क्या होता था, प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ x जो है प्लस में है, यहाँ भी y भी क्या है, प्लस में है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि x जो है माइनस में है और y प्लस में है, माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ क्या होता है, दोनों चूंकि माइनस में है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस में आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी प्लस और माइनस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है कि दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट अलग अलग है, मान लो ये 3,2 है, ये 4,5 है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें आता है सबसे पहला चीज पूछेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इसमें दूरी सूत्र होता भी है, हम बता भी देते हैं, रूट अंडर हो जाता है, जैसे ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हैं, इससे हम इस फॉर्मूला से कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो पॉइंट हमको दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेक्शन फॉर्मूला का भी इसमें हम लोगों को ज्ञान करना है। सेक्शन फॉर्मूला को जरा सा समझिए, जरा सा हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए और बी है, दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 है, और यहाँ पे ये x2 y2 है, और ये एक P पॉइंट है जिसको मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कितना दूर ये x y है। ध्यान दीजिएगा, अब ये बोल रहा है क्या कि अगर ये दो चीजें इसमें आएंगी, इसमें ये आएगा कि दो अगर कोऑर्डिनेट है, तो दो कोऑर्डिनेटों के बीच में अगर कोई पॉइंट है, तो बताइए कि ये पॉइंट कितने कितने रेशियो में ये पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग जो है P बराबर जो फॉर्मूला लिखते हैं mx
यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स वाई का अगर फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बट्टा एम वाई टू, एक सेकेंड, तो सेक्शन फॉर्मूला में पी एक्स वाई का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर मान लीजिए कि दो रेशियो में, अगर रेशियो में जब बोल रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एम और एन के रेशियो में लेते हैं, या k:1 के भी रेशियो में ले सकते हैं, उससे हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला इसी से हम लोग निकालते हैं। इससे हम लोगों को जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम लोग, अलजेब्रा के बाद आता है हमारा ज्योमेट्री सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आता है ज्योमेट्री सेक्शन, जिसमें आपका हम लोग दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल का और सारे प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक आएगा आपका ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे फिर सर्कल पढ़ेंगे, पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे चीज जान लीजिए थेल्स थ्योरम में। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए और बी किसी भी ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटती है, तो दोनों का रेशियो जो निकालते हैं हम लोग, तो वो जो होता है वही दोनों का रेशियो जो ये साइड का इस टू ये साइड, यानी अगर हम लोग देखें तो ए बी सी और ये डी ई है, अगर डी ई है अगर, तो क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाता है ए ई बट्टा ई सी के। ये थेल्स थ्योरम के थ्रू होता है। इसको हम लोग जो है इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो का पता लगाते हैं, और इसके कैसे थेल्स थ्योरम पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज इसमें पाइथागोरस थ्योरम की भी बातें आएंगी, जो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जैसे 7-8 क्लास से ही आप लोग जान रहे हैं कि लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये सब सारा चीजें आप लोग जान रहे हैं। ये कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये लंब है, हाँ, और ये आधार है, जिसको हम लोग इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग उलट फेर का, जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे और जानेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगहों पर, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। मैं बताना चाहूंगा जितने भी साइंस है, साइंस सब्जेक्ट का फादर माना जाता है अगर किसी को, तो मैथ्स को, क्योंकि मैथ इज द फादर ऑफ साइंस। हर चीज में साइंस के सारे चैप्टर्स में आप देखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल हो, केमिकल इक्वेशन हो, रिएक्शन हो, या बायोलॉजी वाले टर्म में भी हो, तो सारे जगह तो हमारे दैनिक जीवन में मैथ ही मैथ है। बिना मैथ के हम जो है चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो है ये ध्यान रखना है कि हम लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ें। और मैथ्स माने कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, समझने पे एकदम आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ही हवा बना लेते हैं कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर 2 बार 4 बार रिवीजन करेंगे और सारी चीजें जो है बढ़िया से करेंगे, देखेंगे सर ने क्या बताया, घर पे जो रिवीजन करेंगे, तो हम सब सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे। तो ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन है। उसके बाद आती है
आपका जो है मेंसुरेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र से नाम क्लियर है कि क्षेत्र का ही जो मिति यानी मेजरमेंट करते हैं हम लोग, कोई भी एरिया का जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस टाइप का हो सकता है? मेजरमेंट आपका पेरीमीटर हो सकता है, यानी उसका परिमिति, परिधि, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है, उसका क्षेत्रफल हो सकता है, उसका परिमाप हो सकता है, उसका आपका जैसे जो ये है 2 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, ये सब सारी चीजों का क्या है कि केवल हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। जबकि वही 3 डायमेंशनल चीजें जैसे घन, घनाभ आपका जो हो गया, तो ये सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, उनका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल भी निकलता है, लेकिन उनका सरफेस एरिया का क्षेत्रफल निकलता है। तो ये सारा चीज हम लोग जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और हम लोग ये ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, और आप लोग अगर इस चीज को ध्यान से सीखिएगा तो फिर आगे कोई समस्या आनी ही नहीं है। एक बार मैथ समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका थिंकिंग जो है, आपका जो है सोच को डेवलप कर देता है कि आगे आने वाले जो चुनौतियां हैं मैथ्स में या अलग सब्जेक्ट में, उसमें जो है आप कैसे आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है। क्षेत्रमिति में हम लोग ये देखेंगे क्या क्या चीज पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग आयत, आयत पढ़ेंगे, फिर से आपका ये घन, घनाभ पढ़ेंगे, फिर आपका जो है गोला पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग 9 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे उसके बारे में। और कुछ आकृतियों का वैसा भी अध्ययन करेंगे जो एक साथ संलिग्न रहती हैं, संलिप्त रहती हैं। जैसे मान लीजिए इसी पे ऐसे बैठा दिया, या कोई इस टाइप का चीज है, तो ये क्या हो गया, 2 आकृतियां इसमें मिली हुई हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, शंक्वाकार भी है और आयताकार भी दिख रहा है आपका, ये क्या नाम है, वर्गाकार भी दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें हम क्षेत्रमिति में अध्ययन करेंगे कि कैसे इन लोगों का हम लोग वॉल्यूम निकालें, सरफेस एरिया निकालें, और जो है और भी जो लेटरल सरफेस एरिया है यानी पार्श्व जो है क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं जो, तो ये सारी चीजें हम लोग क्षेत्रमिति में करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताना चाहता हूं, उस पर आप लोग जरूर गौर कीजिएगा। सबसे मेजर पार्ट अगर अलजेब्रा के बाद कोई चीज कवर करता है तो वो है आपका, सबसे मेजर पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। इससे 20 मार्क्स तो आने ही आने हैं, 15 से 20 मार्क्स तो आने ही आने हैं, कंफर्म है। और ये आपका हम लोग जो जब भी बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो उसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात होती है, और समकोण त्रिभुज में ही इसकी कल्पना की जा सकती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो है अनुपात निकालते हैं, और उसमें जो है अनुपात निकालने के क्रम में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें करते हैं, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, H है, ये P है, ये B है। पहले ही हम बताए हुए हैं अभी कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, ये H² बराबर P² प्लस B²। तो यहाँ हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये यहाँ करेंगे कोई भी दो भुजाओं में हम उसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या हो गया, साइन थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे P/H, कॉस थीटा के लिए B/H, और टेन थीटा के लिए P/B। तो ये क्या हो गया, यानी ये साइन थीटा को देखें अगर, तो ये क्या हो गया आपका P यानी लंब और कर्ण का अनुपात हो गया, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो गया, आधार और कर्ण का अनुपात हो गया।
और टेन थीटा क्या हो गया, लंब और आधार का अनुपात हो गया। अब आप बोलिएगा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं, झूठो सर पढ़ा रहे हैं, और किताब में भी दिया हुआ है। बहुत बड़ा फायदा है अगर देखें तो। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है इस चोटी पे खड़ा है और आपको इसका यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता है, यानी हाइट नहीं पता है कि कितने, कोई टावर पे है आदमी या कोई बहुत बड़े बहुमंजिले इमारत पे खड़ा है और उसका हाइट आपको नहीं पता है कि जमीन से वो कितने हाइट पे खड़ा है, तो आप देखिए कितने चंद सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। अगर हमको उसमें क्या है कि अगर उसका एंगल, हम जहाँ खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अगर हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है और वहां से अब वो जो लाइन खींचेंगे जहां से है, मैंने उसके बेस से, टावर के बेस से और जहां पे हम हैं, दोनों के बीच की दूरी अगर हमको मिल गई, अगर मान लीजिए 50 मीटर है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल जो है अगर 30 डिग्री है, तो हम आसानी से कैसे कर लेंगे, जैसे हमको अब निकालना है क्या कि चूंकि ये निकालना है और हमको दे दिया, तो क्या करेंगे आसानी से हम लोग, क्या करेंगे, ये दोनों में चूंकि हमको हाइट निकालना है, तो क्या करना है, इन दोनों का P और B का हम लेंगे, तो tan हम लोग ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 बराबर P/B। P/B मतलब P का P रह जाएगा परपेंडिकुलर, और B कितना आ गया 50। अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो ABC दे दीजिए, और ABC यहाँ पे AB लिख दीजिए, AB/50। अब क्या आ गया, AB इज इक्वल टू tan 30 का मान होता है 1/√3, बराबर हो गया वो AB/50, यानी क्या आ गया AB/50। अब क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे √3 से ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 50√3/3। अब इसी को जो है √3 का वैल्यू हम लोग रख के यहाँ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 50 गुना 1.732 अब बाई 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पता चल जाएगा कि ये जो है आदमी टावर पे कितनी ऊंचाई पे खड़ा है। तो इसी के आगे वाला जो एक्सरसाइज है, इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें कोई पतंग उड़ रहा है या जहाज जा रहा है, तो उसका हाइट हम लोग यहाँ से मेजर कर लेते हैं, पतंग की डोरी की लंबाई पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये हम पता कर सकते हैं आराम से, ये पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। तीनों चीज हम लोग जो है यहाँ, अगर दो चीज दिया हुआ है या एक चीज दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेजर पार्ट है, और इसमें प्रूव करने के लिए भी आएगा, बहुत सारे फॉर्मूला भी आएंगे, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अगर मिस आप कीजिएगा तो समझिए कि मेजर पार्ट मिस कर जाइएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को तो हर हाल में, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति ये बहुत मेजर पार्ट है। और ये समझिए कि आपका स्कोर बिल्डिंग, माने समझिए कि चैप्टर्स हैं, ठीक है, स्कोरर चैप्टर्स हैं जो कि स्कोर कर सकते हैं, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद आता है एक सेक्शन और बच गया है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टेटिस्टिक्स में हम लोग जो पहले भी 9 क्लास में पढ़े हुए हैं, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले सेंस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें मीन पढ़ते हैं, मीन माने माध्य, मीडियन, माध्यिका, और उसके बाद एक मोड, बहुलक, जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो 9 क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है,
मीन मीडियन मोड वहां भी पढ़े हैं हम लोग, लेकिन वहां पे क्या था, अनक्लासिफाइड जो है डाटा को, जो अनक्लासिफाइड डाटा है जैसे 1 2 3 इस तरह से, या अनग्रुप्ड डाटा है, उनको हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लासिफाइड डाटा जिसमें क्लास इंटरवल हम लोग डिटरमाइन करेंगे, और उससे जो है जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लगा के और ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। इसमें यही मुख्य है स्टेटिस्टिक्स में, और ये भी मेजर पार्ट है क्योंकि इसमें जो है 10 मार्क्स का इससे जो है स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से आता है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी में ध्यान देना है, इसमें हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि अगर मान लीजिए दो, एक सिक्का है, अगर उछालते हैं तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस तरह से जो है तो हम लोग क्या करते हैं, ताश के पत्तों पे 52 पत्ते हैं, उन सबों में अलग अलग सब पत्तों का हम लोग उसके बारे में जानेंगे इसमें। और उसके बाद जो है एक पत्ता निकालने पे कौन सा कलर आएगा, क्या आएगा, फेस कार्ड क्या आएगा, ये सारी चीजें हम लोग इससे प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो है ये इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे और निकालना सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग पीई बराबर उसका फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस, यानी टोटल सैंपल स्पेसेस। अगर मान लेते हैं एक सिक्का को उछाले तो उसमें हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट्स में क्या हो जाएगा, एक सिक्का है तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा, 2, या तो हेड होगा या टेल, तो दोनों टोटल क्या हो गया, टोटल हमारा 2 आएगा, हेड और टेल। और आएगा क्या, या तो हेड आ सकता है या टेल, तो हेड आने का चांस क्या होगा, 1, ये 1/2 आ जाएगा। ये सारे प्रोबेबिलिटी में हम लोग अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सारा इंट्रोडक्शन क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ जो है हम लोग आज का इंट्रोडक्शन क्लास का काम ख़त्म करते हैं। और जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।